हम सभी के समक्ष यहाँ आ चुके हैं। मैं साधना न्यूज के पूरे परिवार की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इस मंच की सभा को जरा प्यार दीजिए। थोड़ा प्रशंसकों पर उपकार कीजिए। स्नेह निमंत्रण मंत्री जी स्वीकार कर लीजिए और हमारे मंत्री जी आप अब इस मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। इसी शब्दों के साथ में आज के मुख्य अतिथि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी को ससम्मान यहाँ मंच पर आने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। और मैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी के स्वागत के लिए नम्रता गांधी जी डायरेक्टर मां अर्ना मीडिया इंटरप्राइजेस जी को पुष्प गुच्छ दे करके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं आर.के. गांधी सर जी को अनुरोध करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ दे करके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी का स्वागत करें। इसके तत्पश्चात मैं शेखर गुप्ता जी को अनुरोध करता हूं कि वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी का पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। इसके तत्पश्चात मैं आकांक्षा तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए आप सभी की, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। तो वो पल, जिस पल का इंतजार हम सभी को था, वो पल आ चुका है और उभरते सरगुजा, बढ़ता सरगुजा, ये जो हमारा थीम है जिसपे लगातार हम 3-4 घंटे से चर्चा कर पा रहे हैं कि किस तरह से जो सरगुजा की एक सोच थी कितना आगे बढ़ पाया है और कितना आगे बढ़ने की संभावना है, उसमें हमने तमाम बुद्धिजीवियों से चर्चा की। और अब हमारे साथ में खाद्य मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी हमारे साथ में मौजूद है सरकार का पक्ष रखने के लिए। और चूंकि 4 बरस जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के, और इन 4 वर्षों की उपलब्धियों की तो बात करेंगे ही, इसमें सरगुजा में कितना बदलाव इसको भी समझेंगे। लेकिन जो अभी बहुत तेजी से जो अभी बदलाव हुआ है, पहले आप 15 क्विंटल धान खरीदी करते थे एक एकड़ में, सरकार ने फैसला किया कि अब 20 क्विंटल खरीदेंगे। मतलब दाना दाना आप खरीदने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की ये धान के कटोरे में, एक नई उपलब्धि जुड़ेगी आपकी सरकार की। साधना न्यूज के सभी साथियों को और आज अंचल के सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत साधुवाद, बधाई। सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और आप उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की उपलब्धि भी है और जिले के संदर्भ में भी उपलब्धि है। हम प्रदेश के बारे में देखेंगे तो लगातार विकास के रास्ते में आगे हम बढ़ रहे हैं। कई उपलब्धि आपके सामने है। मैं जिस विभाग का प्रभार संभाल रहा हूं, हम उसी विभाग के बारे में बात करेंगे। पिछली सरकार में 15 साल में कभी 58 लाख मीट्रिक टन, तो कभी 60 के आसपास। अंतिम इन लोगों का जो धान खरीदी का बड़ा लक्ष्य था, जो रिकॉर्ड इन लोगों ने किया, 70 से कभी ऊपर नहीं गया। और हम सरकार में आने के बाद पहला शुरुआत हमारी सरकार ने करी वो 82 लाख मीट्रिक टन से, और दूसरे साल हमने धान खरीदी किया 84 लाख मीट्रिक टन। तीसरे साल हमने किया 92 लाख मीट्रिक टन और चौथे साल किया हमने 98 लाख मीट्रिक टन। और अब हम खरीदने जा रहे हैं 110 लाख मीट्रिक टन। कहाँ 70 और कहाँ 110, कोई तुलना है क्या? तो आपके सामने जो आंकड़े हैं
वो खुद अपने आप बयां कर रही कि अगर 110 लाख मीट्रिक टन का धान का जो राशि है वो सीधे किसानों के जेब में जा रहा है, और अगर किसानों के जेब में पैसा जा रहा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं फ्लो हो करके बाजार में आ रहा है, चाहे वो खुदरा बाजार हो, चाहे वो थोक बाजार हो, चाहे वो कपड़े की मार्केट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो सराफा बाजार हो। लगातार आपको इसमें भी आंकड़ा अगर देखेंगे तो इंक्रीज दिखेगा आपको। वहीं पर आप देखेंगे पीडीएस में, तो पीडीएस में भी पिछले सरकार में जब चुनाव पहुंचता था तो कई रंग का कार्ड लोग जारी करते थे, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग और पता नहीं कितने प्रकार के, और जैसे चुनाव निकलता था इसके बाद सत्यापन के नाम से सबको काट देते थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबको एक नजर से देखा, अमीर हो या गरीब हो, बीपीएल हो या एपीएल हो, सभी के लिए हमने राशन कार्ड दिया, जो मांग किया उसको मिला, और सबके लिए सस्ता राशन दिया। गरीबों को 1 रुपया किलो में और एपीएल वालों को 10 रुपया किलो में। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम करी है सभी वर्ग के लिए काम करी है, और ये आंकड़े अपने आप में बयान कर रहे हैं। चूंकि धान खरीदी से शुरुआत हुई बात की, और आपको लगता है कि रिकॉर्ड जो धान खरीदी हुई जिसका रिजल्ट ये निकला कि किसानों की संख्या बढ़ी, किसानों ने रजिस्ट्रेशन बहुत अधिक करवाया, जो एक समय 70 लाख के आसपास किसान थे प्रदेश में, आज 24 लाख के आसपास किसान है, क्या माना जाइए इसका बहुत बेहतर परिणाम? पहले एक लोगों में सोच था, ये परसेप्शन बन गया था कि खेती घाटे का सौदा है, घाटे का काम है, और लोग गांव छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके शहर की तरफ से माइग्रेट हो रहे थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई और पहले किसानों का कर्जा माफी किया, फिर 2500 रुपये में धान खरीदी किया, फिर केंद्र की आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया, आज पूरे देश में धान का कीमत 2040 रुपया है, और हम अपने नागरिकों को 2640 रुपये दे रहे हैं। तो आकर्षण कृषि के प्रति बढ़ा है, और अब शहर से लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, खेती बाड़ी में ध्यान दे रहे हैं, और रुझान बढ़ा है। और आंकड़े बता रहे हैं कि कहाँ 16 लाख लोग बेचते थे, फिर 18 लाख इनके में अधिकतम आया था, और हमारा जो आज रिकॉर्ड है लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, और अब हम इन साल 24 लाख किसानों का पंजीयन किया है। तो किसान संख्या बढ़ रहा है, और मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ का एक पहचान है छत्तीसगढ़ का, कहने से धान का कटोरा, और सरकार की कोई योजना अगर उनके लिए बनती है, और जिनकी संख्या लगभग 80% से ज्यादा है, और सरकार योजना बना करके अपने 80% नागरिकों को कवर करती है, तो मैं सोचता हूँ शासन की जो योजना है वो सफल है। सफल तो है, लेकिन इन सफलता के बीच में जो अड़चने आई, खासतौर पे आपने भी काफी दिल्ली दौड़ लगाई जब केंद्रीय पुल में धान की खरीदारी को लेकर, चावल को लेने, केंद्रीय पुल में लेने को लेकर जो तमाम दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को आपने भी फेस किया। आपको नहीं लगता कि ये जो चुनौतियां आई वो आपके लिए एक बूस्टर का भी काम किया कि आपने फाइट किया, और किस तरह से किसानों को उनका वाजिब हक मिले, केंद्र के तमाम रोड़े के बावजूद आपने वो कर दिखाया? ये बात सही है। राज्य में और केंद्र में अगर अलग अलग दल की सरकार होने से कई दिक्कतें रहती है, और खास करके हमने तो धान खरीदी को लेकर के ही देखा कि जब पहले साल 2500 रुपये क्विंटल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादे के मुताबिक खरीदी किया, सबके कान खड़े हो गए, और
यहाँ के हमारे विरोधी दल के तमाम नेता, नाम किसी का नहीं लूंगा, सब दिल्ली के और गुहार लगाए कि अगर किसानों का धान 2500 रुपये बिकने लगा, किसान अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हमारी जमीन खिसक जाएगी। तो भूपेश बघेल सरकार को किसी प्रकार से 2500 रुपया किसानों को देने से रोके। उसमें कई दिक्कत भी आया और बीच में बारदाने को लेकर के भी आया। बारदाने की आपूर्ति में काफी दिक्कतें हुई, इन्होंने नहीं दिया तो हमने पुराने और किसानों के बारदाने में धान खरीदी किया। केंद्रीय पूल में भी इन्होंने उसमें घटाया, उसको भी हमने किसी तरह से उससे भी निपटा। आज देखा जाए तो हम सभी पहलुओं में, सभी मोर्चे में हम एक एक करके उससे चुनौतियों से निपटते हुए आज इस स्थिति में है कि हम अपने प्रदेश के किसानों को पूरे देश में सर्वाधिक धान का कीमत दे पा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। इसका सीधा सीधा वो देखने को मिलता है नतीजा कि जहां भी किसानों का आंदोलन होता है, राष्ट्रीय स्तर पे आप दिल्ली देख लें, पंजाब देख लें, हरियाणा देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, तो लोग मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल को यहाँ पर लागू किया जाए। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइनिंग है कि हमारा ये जो योजना है वो राष्ट्रीय स्तर पे सफल हो रहा है। और लिहाजा छत्तीसगढ़ मॉडल की बदौलत आप हिमाचल का चुनाव जीत गए। बाकी जितने भी बाई इलेक्शन रहे देश में भी हाल ही में, उसमें कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बहरहाल, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि 110 लाख मेट्रिक टन इतना बम्पर पैदावार, और आप एथेनॉल को लेकर लगातार केंद्र से बातचीत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एथेनॉल की जो मांग आप लोगों की है बनाने की, वो अगर पूरा हो जाए तो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य और बदल जाएगा? बिल्कुल, एथेनॉल बनाने की जब बारी अगर आएगी और भारत सरकार हमको अनुमति देती है तो हम इसमें भी हम गुणात्मक सफलता हासिल करेंगे। जबकि अगर धान को किसी अन्य उस प्रोडक्ट में आप यूज करेंगे तो अनुमति की आवश्यकता पड़ती है जी। तो हमने उसको रेस किया, भारत सरकार ने उसको माना भी, लेकिन उसको सीधे छत्तीसगढ़ सरकार को अनुमति न दे करके उन्होंने एफसीआई के माध्यम से चावल लेने की बात कही है, जिससे इथेनॉल बनेगा, जिसकी जो है कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर छत्तीसगढ़ सरकार को सीधा अनुमति मिलता तो उसका हम सीधे उपयोग करते तो वो चीप पड़ता, उसका लागत जो है वो कम पड़ता, और जो एथेनॉल लगाने वाले जो भी यूनिट्स हैं, जो भी एजेंसी है, वो ज्यादा इसमें अपना उत्सुकता दिखाते हैं। लेकिन एफसीआई के माध्यम से आने में इसमें ज्यादा हम 2610 रुपया में 2640 रुपया में हम कोई धान खरीदेगा और एथेनॉल बनाएगा तो उसको पड़ता नहीं पड़ेगा जी। इसलिए वो इसमें जो है उसमें ना आकर के और इसमें थोड़ा सा जी, किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया, निश्चित तौर पे उस मॉडल की चर्चा हो रही है। और आप ये देखिए कि एक बात कही जाती रही कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना हो जाएगा। ये आपने भी सुना होगा, केंद्र सरकार अक्सर कहती है कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुने कर देंगे, लेकिन वो काम तो आप लोगों ने कर दिखाया, किसानों की आय दोगुनी हो गई। बिल्कुल, हम अपने किसानों को 2640 रुपया के उनके पॉकेट में डाल रहे हैं और केंद्र सरकार कितना दे रही है? 2040 रुपये। तो कहीं ना कहीं इसमें अंतर है, और जो केंद्र को करना था वो हम कर रहे हैं। हमें ये बोल रहे थे कि ये जो चावल एफसीआई के माध्यम से पड़ती है 2640, तो हम अपने किसानों को दे रहे हैं। जब चावल हम करते हैं तो 34 रुपया के लगभग पड़ता है। यहाँ 34 रुपये और 26 रुपये दोनों में अंतर है, तो वो
एफसीआई के माध्यम से कोई उसमें इंटरेस्ट पार्टियां नहीं दिखा रही, जिसके लिए जो उसमें अभी तक कोई पार्टी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें अनुमति मिलता तो इसमें ज़्यादा लोगों को जो रेट है वो वाजिब पड़ता और इंटरेस्ट इसमें लोग ज़्यादा दिखाते। क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अक्सर जिक्र होता है जब भी छत्तीसगढ़ का नाम आता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और न्याय के अध्याय की जो 4 साल है, इन 4 बछड़ में न्याय के इन अध्याय के 4 साल को आप किस तरह से देख पाते हैं? देखिए, लोग लगातार आर्थिक रूप से मजबूत हों, प्रदेश के नागरिक अगर हम देखें कि अपनी अपनी जो प्राथमिकता है, विपक्षी जिस प्रकार से बोलती है कि विकास को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की बात करती है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना देने से, ईटा पत्थर जोड़ देने से वो विकास की अवधारणा नहीं है। उसमें जब तक उसमें रहने वाला नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने व्यक्ति को इकाई माना है और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम किया है। तो हम सोचते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सही है। अक्सर महात्मा गांधी की जो सोच रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था, जो देश की अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया, वो आपको लगता है कि आने वाले समय में वो नजीर बनेगा? ठीक है, अभी मॉडल की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं लगता है कि उसको हाशी पर डाल दिया गया था, जिसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम आप लोगों ने किया? छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, जो अपने विकास के लिए उन्होंने जो नींव रखी और उन्होंने कंसेप्ट दिया कि छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसके माध्यम से उन्होंने बड़े विस्तार से भी बताया है कि नरवा के माध्यम से हम जो गांव के नदी नाले हैं उनको रिचार्ज करने का काम, वाटर सिस्टम को रिचार्ज करने का काम, और घुरुआ मतलब जो कंपोजिटिव खाद होते हैं उस के माध्यम से हम खाद तैयार करके ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे। बाड़ी प्रोजेक्ट से हम गांव में जो रहते हैं उनके लिए हम पौष्टिक और साग सब्जी तैयार करेंगे। और गरुआ के माध्यम से आपने देखा है कि किस प्रकार से उसके जहाँ गौ सेवा भी होगी और उसके गोबर से भी हम खाद तैयार करेंगे और अब गोमूत्र से भी लोग पैसा कमाएंगे। तो सभी में सबका कंसेप्ट आप देखेंगे तो पुरानी जो गांधी जी की जो सोच थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, उससे जुड़ा हुआ है। और हमारे प्रदेश की जो योजना है वो पूरे देश में सफल होते हुए दिख रही है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी वहाँ से आती है इसके अध्ययन करने के लिए। हमारे जो गोधन न्याय योजना है उसका अध्ययन करने के लिए। तो हम सोचते हैं कि हमारा जो योजना है वो सफल है और कोई भी बड़ा काम को करने में थोड़ा समय लगता है और इसका रिजल्ट धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ पर रासायनिक खाद से जो साइड इफेक्ट है और ऑर्गेनिक खाद से जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बहुत सारे प्रदेश इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और हाल ही में 2 प्रदेशों के डेलीगेशन ने यह दौरा किया, तमिलनाडु और केरल ने। वो यहाँ पे आए और उन्होंने समझा कि ये जो मॉडल है ये काफी बेहतर है, इसको किस तरह से केरल और तमिलनाडु में लागू किया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तव में सफल है और आप देखेंगे कि कोविड पीरियड में भी जब बहुत सारे सेक्टर कोलैप्स हो गए और दम तोड़ता हुआ दिखा, कल कारखाने बंद हो गए, उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ अपने जगह पे खड़ी थी। और खास करके हम अगर लघु वनोपज के संग्रहण,
उसके विपणन को देखें तो 1000 करोड़ का उसमें उन्होंने मुनाफा कमाया। उसी प्रकार हम कृषि सेक्टर में देखें तो कृषि सेक्टर भी लगातार लोगों के लिए एक आधार बना, आर्थिक समृद्धि के लिए आधार बना, और उसमें भी हमने उपलब्धि हासिल की है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था विषम परिस्थिति में भी मजबूती के साथ अपने जगह पे खड़ा दिख रहा है। और जब देखेंगे कि समय का पहिया घूम करके फिर अपने जगह पे आता है, तो इस विकास के दौर में और वैज्ञानिकरण के युग में अनेक पहलुओं को हमने देखा है, लेकिन इस कोविड के पीरियड में जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था लोगों को एक माध्यम बना, वो सफल होते हुए दिख रहा है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका अहम भूमिका रहा है। क्योंकि आपने व्यक्तिगत विकास को आपने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और इसलिए उस तरह की योजनाएं डेवलप की गई। लिहाजा हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और जिस तरह से कोरोना में आरबीआई ने भी उसकी तारीफ की, लगातार अवार्ड भी मिल रहे हैं केंद्र की तरफ से, लेकिन विपक्ष को दिखता नहीं है। विपक्ष लगातार सवाल उठाती नजर आती है। देखिए, विपक्ष का धर्म है विरोध करना, और विरोध अगर सार्थक रहे तो समझ में आता है, लेकिन कई बार बिना सिर पैर की बात करते हैं। और छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बिना किसी लाग लपेट के सभी लोगों को समान रूप से अपने प्रदेश के नागरिकों को अवसर प्रदान कर रहा है। आप छत्तीसगढ़ चूंकि धान का प्रदेश है, धान का कटोरा है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को अपने योजना के माध्यम से कवर करता है तो कृषि सेक्टर है। अकेले कृषि सेक्टर अगर 25,000 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालता है, जहां 80% से ज्यादा लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं, तो मैं सोचता हूं कि देश का जो विकास का, प्रदेश का जो विकास का पहिया है वो सही दिशा में चल रहा है। और इसको आपने बखूबी संस्कृति से भी जोड़ा। जो संस्कृति, जो उसके पहलू थे, जो छूटता सा चला जा रहा था, उसको जोड़कर और बेहतर आपने उसको करने की कोशिश की है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की जो हमारी कला है, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जो विलुप्त होती हुई दिख रही थी, पिछली सरकार ने कभी ना अपने प्रदेश के कलाकारों को, ना कला को, और ना ही संस्कृति को महत्व दिया, बल्कि यहाँ के लोगों को सेकेंड दर्जा में रखा। और किसी भी आयोजन में बड़े बड़े कलाकारों को बुला करके उनके आयोजन के माध्यम से उनको करोड़ों रुपए भुगतान करते थे। और प्रदेश के जो कलाकार थे, एक तरह से वो बहुत गर्दिश में थे, और जो कलाकार अगर कार्यक्रम कर भी दिया, उनके भुगतान 2-3 साल तक रुका रहता था। हम लोगों ने सरकार में आने के बाद सबसे पहले जो लंबित भुगतान था उसको निपटाया। इसके बाद एक नियम बनाया कि सभी कलाकारों को अवसर मिले, इसलिए एक कलाकार को कम से कम साल में 12 प्रोग्राम मिले। एक कैलेंडर बना करके उनको अवसर प्रदान किया। और केवल इतना ही नहीं, जितना भी तीज त्योहार, सबको छत्तीसगढ़ की पुरानी जो त्योहार थी, संस्कृति थी, उनको सबको आयोजन करके और लोगों को एहसास कराया कि हमारा संस्कृति हमारा अभिमान है और हम इस पे एतबार करते हैं। चाहे वो पुन्नी हो, चाहे वो छेरछेरा हो, चाहे वो हरियाली हो, जितने भी त्योहार हैं सबको मनाने का सब लोगों को अवसर दिया। और अवसर ही नहीं दिया, बल्कि इस प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। और पिछले सरकार में लगभग जो इन लोगों ने 15 साल में कई बार आंदोलन किया, मांग किया, लेकिन पिछली सरकार में कभी भी उनकी सुनवाई नहीं हुई।
हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो आदिवासी वर्ग का विश्व आदिवासी दिवस होता है उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। उस दिन छुट्टी दे करके सबका दिल जीतने का काम किया है। केवल उसमें ही नहीं, सभी त्योहारों में हरियाली का छुट्टी, छेछेरा का छुट्टी, पुन्नी का छुट्टी, यहाँ तक कि छठ पर्व का छुट्टी, सभी त्योहार का उन्होंने अवकाश दे करके लोगों को अवसर प्रदान किया, खुश होने के लिए मौका दिया, जिससे अपने संस्कृति के प्रति अपना लगाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और उसको लगता है कि सरकार हमारे साथ है। पूरे प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव करके पूरे प्रदेश के आदिवासियों को दिल जीतने का काम किया और उस आयोजन के माध्यम से अपने प्रदेश की आदिवासी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने पेश करके ये दिखाया है कि हमारी संस्कृति कितना समृद्धशाली है। और जिस छत्तीसगढ़ को लोग नक्सल का गढ़ मानते थे उसको नजदीक से आकर के देखने का मौका उन्होंने दिया और छत्तीसगढ़ को करीब से लोग जाने और जब यहाँ से देख करके गए आयोजन की सफलता को और जो खातिरदारी, जो मेहमानबाजी छत्तीसगढ़ ने किया, तो जाते जाते विदेश की धरती के लोग बोले कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। भाव हो गए, उनके आंखों से आंसू भी छलक आए। तो ये हमारी आंखों से आंसू छलक आए थे जी। और उन्होंने कहा कि आज से हमारा 2 घर हो गया, एक तो हम जिस देश से आए हो और दूसरा हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत पॉजिटिव साइनिंग है। मंत्री जी, क्योंकि आज हमारा थीम ही उभरता सरगुजा बढ़ता सरगुजा, सरगुजा की बात करूं, सरगुजा के यहाँ के जो लोग हैं हवाई यात्रा जो है उसके प्रारंभ होने के बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी ये कब मांग पूरी हो जाएगी, कब तक वो हवाई यात्रा शुरू कर पाएंगे? बहुत जल्दी। और जब भी मैं सरगुजा दौरे पे रहता हूँ तो दरिमा हवाई अड्डे के, महामाया हवाई अड्डे के विकास के काम को देखने के लिए, उसकी प्रगति को देखने के लिए जरूर जाता हूँ और अधिकारियों से लगातार इसके बारे में चर्चा हमारी होती रहती है। तो 2023 जो है लोगों के लिए हवाई यात्रा का सौगात लेकर के आएगा और लोगों को ये उपलब्धि मिलेगा कि लोग अपने राजधानी से और देश की राजधानी से जुड़ सकेंगे। लगातार आप सीतापुर से विधायक भी रह चुके हैं, अब छत्तीसगढ़ में मंत्री भी हैं, उसके बाद सरगुजा को कहां देखते हैं, क्योंकि लगातार सरगुजा आगे बढ़ता नजर आ रहा है क्या? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, सरगुजा आगे बढ़ रहा है। आप सड़कों का भी देखेंगे तो जाल बिछ रहा है। इसमें जरूर इतना कहूंगा कि जो 2 साल कोविड का पीरियड था उसमें काफी हमने उसमें सफर हुए और विकास काम भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो अभी कुछ ही दिनों में मैं सोचता हूं कि 5-6 महीने के अंदर सभी सड़कें भी कंप्लीट हो जाएंगी और विकास की जो गति है और तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं अपने क्षेत्र की बात में करूं कि मैनपाट पर्यटन के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। पहले लोग आने जाने का दिक्कत था, उस चुनौती को हमने सामना किया, उसको दूर किया और आज अच्छी सड़कें हैं। साथ में वहाँ रुकने के लिए जो सैलानी बाहर से आते थे उनके रुकने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। अब जगह जगह होटल और मोटल खुल रहे हैं और अभी 23 तारीख को हम लोग और एक पर्यटन विभाग का जो नया रिसोर्ट है उसको उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे और ज्यादा लोगों को सुविधा में इजाफा होगा और लोग आना चाहेंगे और लोगों को रुकने के लिए सुविधाएं मिल पाएंगी। अगर धान की उठाव की बात करूं या जो किसान धान बेचने जा रहे हैं, लगातार आपके द्वारा सक्रियता देखी जा रही है, आप समितियों में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ कमियां मिल पा रही है क्या वहाँ? अभी तक तो नहीं। अब पिछली सरकार का और हमारी सरकार का हम देखें तो उसमें पिछली सरकार मुश्किल से 1800 के आसपास धान खरीदी केंद्र थे और हमारे आने के बाद ये बढ़ करके 2500 जो धान खरीदी केंद्र हो गए हैं। तो लोगों को लगातार सुविधाएं मिल रही है। पहले किसान को अपना धान बेचने के लिए, अपना उपज बेचने के लिए
धान खरीदी केंद्र में जाकर के रथ जग्गा करना पड़ता था, उसको वहाँ रुकना पड़ता था, अपने बारी का इंतजार करना पड़ता था। अपने मेहनत से कमाया हुआ धान को बेचने के लिए, उपज को बेचने के लिए कई कई दिन धान खरीदी केंद्र में उनको सोना पड़ता था। अब आलम यह है कि सबके लिए टोकन मिल जाता है, अपने बारी से धान बेच रहे हैं। और अभी तो हमने ऐप भी चालू कर दिया है कि अपने मोबाइल से भी अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं भी धान खरीदी को लेकर के कोई दिक्कत हमको नहीं दिखा और ना ही किसी ने अभी तक कोई आपत्ति या अपना समस्या दर्ज कराया है। गोधन न्याय योजना को देखें, क्योंकि सरगुजा के जो लोग हैं, सरगुजा के बाहर छत्तीसगढ़ के लोग गोधन न्याय योजना का भरपूर लाभ उठा पा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, गोधन न्याय योजना हो या जितनी भी न्याय योजना हो, या राजीव गांधी न्याय योजना सीधे किसान धान बेचता है, उसको 9,000 और 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के रूप में अलग से मिलता है। जो धान नहीं बेचता है, जिनके पास भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, ऐसे लोगों को 7,000 रुपया न्याय योजना की तरफ से सरकार दे रही है। जो लोग गांव में लोहारी का काम करते हैं, जो नाई का काम करते हैं, जो पुजारी पंडा का काम करते हैं, उनको भी 7,000 रुपया सालाना सरकार की तरफ से मिल रहा है। गोधन न्याय योजना में देखेंगे, गोबर बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं, गोमूत्र बेच करके पैसा कमा रहे हैं। तो योजनाएं बहुत सारे जो लोगों को सपोर्ट कर रही है और आर्थिक रूप से लोग सशक्त हो रहे हैं। और आप देखिए कि अभी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जब भी अक्सर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बात करते हैं, आप भी कई दौर में साथ में थे, तो जो बोनस का पैसा मिला, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर ली जाए, चाहे गोधन न्याय योजना की बात कर ली जाए, किसी ने हवाई यात्रा की, जो कभी सोचा नहीं था कि वो हवाई यात्रा कर सकता है, किसी ने स्कूटी खरीद ली अपनी पत्नी के लिए, किसी ने जेवरात खरीद लिए, जो जेवर गिरवी रख दिए गए थे। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये जो भी भेंट मुलाकात में जो संवाद हो रहा है, वो योजनाओं का जो जमीनी स्थिति है उसको समझा जा रहा है और एक पॉजिटिवनेस भी दिख रही है? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, लोगों से नजरों से नजरें मिला करके अगर कोई बात करने का साहस करेगा, वही व्यक्ति करेगा जो कर्मयोगी होगा। जो काम किया होगा वही पूछेगा कि बताओ कि इस योजना का लाभ किसको मिला, चाहे पीडीएस का हो, चाहे धान खरीदी का हो, चाहे कर्जा माफी का हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना का हो, चाहे वो भूमिहीन खेतिहर मजदूर योजना का हो, जितना भी हो, चाहे गोधन न्याय योजना का हो, सभी योजनाओं के बारे में एक एक योजनाओं का वो समीक्षा करते हैं। और समीक्षा करते जब उसका इम्पैक्ट आता है, लोग बोलते हैं कि हाँ मैं गोबर बेचा, हाँ मैं धान बेचा, हाँ मैं भूमिहीन खेतिहर मजदूर हूँ, हाँ मैं गांव का लोहार हूँ, हाँ गांव का मैं नाई का काम करता हूँ, हाँ मैं गांव का पंडा पुजारी हूँ। तो उनका जो इम्पैक्ट आता है तो लगता है कि मेरा योजना जो लोगों को मैं सोच करके बनाया था सफल हो रहा है। तो उसमें अपने आप में जो गर्व महसूस होता है वो लोगों के चेहरे बताते हैं। क्योंकि जब लोग सीधे सीधे संवाद करते हैं तो चेहरे तो खिली उठते हैं और स्थिति भी समझ में आती है कि जमीनी स्तर पे किस योजना की क्या स्थिति है। अब तो आपकी सरकार तो हर द्वार मितान योजना की बात कर ले, पूरे देश में नजीर है कि अब तो आप पैन कार्ड भी देने जा रहे हैं, घर तक पैन कार्ड मिल जाएगा बैठे बैठे। बहुत सारी योजना है, जरूरत है तो इसकी प्रचार प्रसार की, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन कितनी सारी योजनाएं संचालित है। जानकारी रहेगा तो योजना का लाभ लोग ले पाएंगे। मैं सोचता हूँ कोई भी विंग छूटा नहीं है। लगातार नई नई योजनाओं का नवाचार हो रहा है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहे हैं, मजबूत भी हो रहे हैं और उनके लाइफ में काफी सपोर्ट भी कर रहा हमारा योजना। तो मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार का बहुआयामी जो योजना है वो लगातार सफल हो रही है
और पूरा देश के लिए एक नजीर बन रहा है। पूरा देश हमारी योजना का अध्ययन करने आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक सोच है और सकारात्मक इंडिकेशन है कि सेंट्रल का टीम आकर के हमारी योजना का अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद बोले कि जो अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो छत्तीसगढ़ में भूमिका निभा रही है वो अद्वितीय है और ये बहुत प्रशंसनीय है। सेंट्रल की टीम हमारे जब कोविड पीरियड में जीएसटी कलेक्शन की तारीफ करे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन और उसके विपणन की तारीफ करे, तो अर्थव्यवस्था में लगातार जो हमारी उपलब्धि रही है उसकी तारीफ करे तो बहुत पॉजिटिव साइनिंग है। नहीं, केंद्र सरकार को तो नहीं दिखता। सेंट्रल का जो डेलीगेशन आता है ठीक है, वो तो देखता है कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा काम हो रहा है, नहीं केंद्र सरकार तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, जबकि अवार्ड वही देती है। देखिए, कहे ना कहे जी, लेकिन वो अंदर से एक्सेप्ट तो करती है, तभी तो सेंट्रल की जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसकी स्टैंडिंग कमेटी यहाँ अध्ययन करने आती है। तो उत्तर प्रदेश की कमेटी यहाँ की गोधन न्याय योजना की अध्ययन करने आती है। उसी प्रकार से हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अध्ययन करने के लिए साउथ की कमेटी आती है। तो कहीं ना कहीं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बोल भले ना पाए, बोलने में भले परहेज करे वो, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट तो करते हैं। और जब लोगों से बीच में जाते हैं, बाजार की स्थिति देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का बाजार में रौनक है और बाकी जगह के बाजार में उजाड़ है, तो उसका तह तक जब जाते हैं तो उसका वास्तविक बात पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने नागरिकों के पॉकेट में पैसा डालने का काम कर रही है और इसके विपरीत केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों से पैसा निकालवाने का काम कर रही है। चाहे वो डीजल में रेट में बढ़ोतरी करके, पेट्रोल में के रेट में बढ़ोतरी करके, घरेलू जो गैस है उसके रेट में बढ़ोतरी करके, किसी न किसी माध्यम से केंद्र अपने नागरिकों के जेब से पैसा निकलवाने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। दोनों बेसिक अंतर है। और यही नतीजा रहा कि कोरोना के समय लोगों ने ट्रैक्टर खरीदारी की जमकर। जब कोरोना में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, बोनस का जो पैसा मिला किसानों का, उसको ट्रैक्टर लोगों ने खरीदा। ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ बूम रहा और कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिला। लगातार आप केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल में, कार में, जितनी भी गाड़ियां हैं, 4 चक्के की गाड़ियां, 2 चक्के की गाड़ियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आया। फिर ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री जब पूछते हैं कि गोबर बेचे कर का पैसा जो मिली सुकर का करे, तो कोई बोलते कि मैं अपन घरवाली बर गहना खरीदें, कोई बोलते स्कूटी खरीदें, कोई कुछ बोलता है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ खेत बनवाया, कोई जमीन खरीदा। अलग अलग लोग अपना अपना जब बात बताते हैं, उसको कोई सिखाया तो नहीं रहता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जो सीधे संवाद कर रहे हैं, तो जो सच्चाई उसको बयान करते हैं, तो निश्चित रूप से सीधा सीधा इम्पैक्ट है लोगों में इसका। 4 बरस की मेहनत और अब परीक्षा देने का समय आ गया है। आखिरी साल काफी अहम ये साल रहेगा आपकी सरकार के लिए। बिल्कुल, वो तो हर परीक्षा में बारी रहता है कि जो आपने 5 साल किया है उसका अंतिम में उसको किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों का समर्थन आपको हासिल होगा। इसको अपने कार्यकर्ताओं के, अपने दल के लोगों के माध्यम से अंतिम जो ग्रास रूट तक पहुंचाने का रहता है, इसको अच्छे से जो पहुंचा लेता है उसको सफलता मिलती है। और चूंकि आप देखिए कि विपक्ष कई सारे मुद्दे उठा रही है, विपक्ष के पास आपको लगता है कोई मुद्दा है नहीं, कोई उसको समझ ही नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हाल ही में देखिए कि कोरोना के समय जो खाद्यान्न भेजा गया यहाँ पे, उसको लेकर जो अभी बीजेपी बात कर रही है, उसमें लगता है कुछ आधार है? इसमें विपक्ष कहीं न कहीं कंफ्यूज है जी। और लगातार जैसे कोर्ट में केस का ट्रायल नहीं होता है, उस प्रकार से कभी
कोई प्रभारी, कभी कोई प्रभारी, हर प्रभारी को कई प्रभारी तो बदलते हो गए और कोई प्रभारी रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। तो ये उल जुलूल और अनलगर प्रलाप, जो तथ्यहीन बात उसको करते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो कोरोना काल में जो राशन का आवंटन आया तो आपने जितना आया उसका हमने वितरण किया और वितरण कर दिया। अगर हम जिसको हमने दिया है वो हमसे रिसीव किया है, वितरण किया है, वो अपना लेखा पेश करेगा। उसमें सरकार कहाँ से आता है? और अगर आपका ई पोस्ट मशीन और टेबलेट्स के बीच में कुछ नेटवर्क को लेकर के कोई प्रॉब्लम है और वो अगर करेक्ट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है, तो हो जाएगा। तो उसमें इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। जो मिला उससे हमने डबल बांटा है। आप तो केवल 5 किलो देते हैं, हम अपने नागरिकों को 10 किलो देते हैं। एक आदमी को 10 किलो, 2 आदमी को 20 किलो, 3 आदमी को 35 किलो। उससे एक्स्ट्रा सदस्य जितने जुड़ते हैं उनको सबको 7-7 किलो हम एक्स्ट्रा देते जाते हैं। तो आप तो उसके तुलना में कहीं लगते नहीं है। आपने जितना बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की उससे कई गुना ज्यादा हम देते हैं अपने नागरिकों को। तो इस पर चर्चा में आखिरी में चलते चलते कुछ अहम बात जो आप इस मंच से कहना चाहेंगे मंत्री जी? देखिए, हम सब लोगों का नैतिक जवाबदारी है कि हम योजनाओं का लाभ लें, योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने में काफी सारी सहूलियतें मिलेंगी। जानकारी ही हमको आगे बढ़ाएगा और इस विकास के दौर में उभरता सरगुजा, बढ़ता छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से साकार होगा। जो आपने कंसेप्ट बनाया है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और आज साधना न्यूज चैनल की ओर से हम सभी के बीच आज सीतापुर के प्रोफेसर डॉक्टर रोहित प्रभा जी हैं, जिन्होंने अपने हाथों से बुक लिखी है और साधना न्यूज के माध्यम से आज यहाँ खाद्य मंत्री के हाथों इस बुक का विमोचन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां से इनका अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें। डॉक्टर रोहित कुमार बरगा, जो कि शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं और साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आज उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं नम्रता गांधी, डायरेक्टर मां अन्ना मीडिया इंटरप्राइजेज, साथ ही आर.के. गांधी और साथ ही शेखर गुप्ता जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय अमरजीत भगत खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित करें, उनका सम्मान करें। अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे लगता है कि चंद्रशेखर यहाँ पे सभी का धन्यवाद करें इस कार्यक्रम में शामिल। सबसे पहले तो मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। Shri Balaji Hospital, Unit 10 of